वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में कौन से जीते? विजेंद्र सिंह वन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स। ए 2004, बी 2012, सी 2008, डी 2016। इसका सही जवाब है 2008। विजेंद्र सिंह के बारे में और कुछ बातें। विजेंद्र सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। विजेंद्र सिंह ने मिडिलवेट कैटेगरी में यह पदक जीता था। विजेंद्र सिंह से जुड़ी कुछ और खास बातें। विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास गांव में हुआ था। विजेंद्र सिंह को साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विजेंद्र सिंह ने 2006 और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीते थे। साल 2010 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की चोटी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीक ऑफ ईस्टर्न पाथ्स? ए डोडा बेट्टा, बी महेंद्रगिरी, सी गुरु शिखर, डी अनामुडी। इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की चोटी के बारे में और कुछ बातें। पूर्वी घाट की चोटियों के कुछ उदाहरण ये रहे: महेंद्रगिरी, छिंडागड़ा, अरोयाकोड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 1501 मीटर 4925 फीट की ऊंचाई पर है। महेंद्रगिरी पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। यह पहाड़ी अपने पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। पूर्वी घाट की कुछ और चोटियाँ। छिंडागड़ा, यह चोटी विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। अरोयाकोड़ा, यह चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 1680 मीटर है। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैला हुआ है। वहीं पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? विनेश फोगाट became the first Indian female wrestler to win how many medals in the World Championship? A 6, B 5, C 2, D 3। इसका सही जवाब है 2। विनेश फोगाट के बारे में और कुछ बातें। विनेश फोगाट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट से जुड़ी कुछ और खास बातें। विनेश फोगाट हर एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। विनेश फोगाट रियो और टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। विनेश फोगाट को भारत सरकार ने कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज लिपुलेख पास लोकेटेड? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा के बारे में और कुछ बातें। यह दर्रा भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। यह कैलाश और मानसरोवर के तीर्थयात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है। नेपाल के पास दर्रे के दक्षिणी किनारे पर दावे हैं, जिसे कालापानी क्षेत्र कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तराधिकारी कौन बने? Who succeeded पंडित जवाहरलाल नेहरू as the Prime Minister of India? A. लाल बहादुर शास्त्री, B. इंदिरा गांधी, C. मोरारजी देसाई, D. गुलजारीलाल नंद। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद संभाला था। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी और अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। नेहरू ने उदारवादी समाजवादी आर्थिक सुधारों को लागू किया और भारत को औद्योगिकीकरण की नीति के लिए प्रतिबद्ध किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? What is the name of the mascot of the 37th National Games? A. जेली, B. पंडी, C. ओली, D. मोगा। इसका सही जवाब है मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के बारे में और कुछ बातें। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा है। जून 2023 में इसका अनावरण किया गया था। मोगा एक भारतीय बाइसन है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ और जानकारी। ये खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा के मडगांव में आयोजित किए गए। इन खेलों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में 43 तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? Which of the following is not an tournament? Indian. A. संतोष ट्रॉफी, B. सुब्रतो कप, C. UEFA चैंपियंस लीग, D. डूरंड कप। इसका सही जवाब है UEFA चैंपियंस लीग। भारतीय टूर्नामेंट के बारे में और कुछ बातें। यूईफा चैंपियंस लीग भारतीय टूर्नामेंट नहीं है। यह यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ यूईफा द्वारा आयोजित किया जाने वाला टूर्नामेंट है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है। भारत में होने वाले कुछ प्रसिद्ध टूर्नामेंट ये रहे: रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग। भारत में होने वाला डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत साल 1888 में शिमला के अन्नाडेल में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? The term bishop is related to which game? A. Golf, B. Basketball, C. शतरंज, D. हॉकी। इसका सही जवाब है शतरंज। बिशप के बारे में और कुछ बातें। बिशप शब्द शतरंज से जुड़ा है। शतरंज में बिशप एक मोहरा होता है जो विकर्ण के साथ चलता है। शतरंज में हर खिलाड़ी के पास 2 बिशप होते हैं। सफ़ेद खिलाड़ी के लिए बिशप शुरुआत में C1 और F1 वर्ग पर होते हैं। काले खिलाड़ी के लिए बिशप शुरुआत में C8 और F8 वर्ग पर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज? A. जम्मू और कश्मीर, B. उत्तराखंड, C. लक्षद्वीप, D. असम। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। डोगरी भाषा के बारे में और कुछ बातें। डोगरी भाषा हिंद यूरोपीय भाषाओं के भीतर हिंद आर्यन समूह का सदस्य है। डोगरी के बोलने वालों को डोगरे कहा जाता है और डोगरी के भाषाई क्षेत्र को सामान्यतः डुग्गर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इदू-मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इन विच स्टेट इज इदू-मिश्मी लैंग्वेज स्पोकन? A. पंजाब, B. मध्य प्रदेश, C. केरल, D. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इदू-मिश्मी के बारे में और कुछ बातें। इदू-मिश्मी भाषा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले और आसपास के जिलों में बोली जाती है। निचला दिबांग घाटी जिला, लोहित जिला, पूर्वी सियांग जिला, ऊपरी सियांग जिला। इसके अलावा यह तिब्बत के जायू काउंटी में भी बोली जाती है। चीन में मिश्मी इदू को लोबा लोगों के नाम से जाना जाता है। इदू-मिश्मी भाषा को लुप्तप्राय भाषा माना जाता है। साल 1981 में भारत में इसके 8,569 वक्ता थे और साल 1994 में चीन में इसके 7,000 वक्ता थे। दिबांग घाटी जिले में रहने वाले इदू-मिश्मी लोग मंगोलॉयड नस्ल के हैं। उनकी विशिष्ट बोली तिब्बती बर्मा भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? What is the currency of Myanmar called? म्यांमार क्यात, B. अनमिनबी, C. दीनार, D. शेकेल। इसका सही जवाब है म्यांमार क्यात। म्यांमार की मुद्रा के बारे में और कुछ बातें।
म्यांमार की मुद्रा का नाम म्यांमार क्यात है। इसे MMK से दर्शाया जाता है। म्यांमार क्यात को के अक्षर से भी दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है? Which of the following folk dances originated in Maharashtra? A. लावणी, B. बिहू, C. डांडिया, D. गरबा। इसका सही जवाब है लावणी। लावणी के बारे में और कुछ बातें। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावणी की खासियत इसकी शक्तिशाली लय है। लावणी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में अहम योगदान दिया है। महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य वाघ्य मुरली, कोली, तमाशा, लेजीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? Which cup is related to football? A. रोवर्स कप, B. देवधर ट्रॉफी, C. विंबलडन, D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रोवर्स कप। रोवर्स कप के बारे में और कुछ बातें। रोवर्स कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इतिहास। रोवर्स कप भारत में एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट था जो 1891 में शुरू हुआ था। इसे मनोरंजन के रूप में बॉम्बे में ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों द्वारा शुरू किया गया था। टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम वॉर्सेस्टरशायर रेजिमेंट की पहली बटालियन थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? Which era did the Harappan civilization belong to? A. कांस्य युग, B. नवपाषाण युग, C. पुरापाषाण युग, D. लौह युग। इसका सही जवाब है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कुछ बातें। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इस सभ्यता का समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर A. खेलना, B. गायन, C. अभिनय, D. नृत्य। इसका सही जवाब है नृत्य। सोनल मानसिंह के बारे में और कुछ बातें। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। उन्हें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। सोनल मानसिंह को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साल 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस समय वे पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। साल 2003 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस समय वे पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तक थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृषि संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? Agriculture is a subject of which list of the 7th schedule of the Constitution? A. संघ सूची, B. राज्य सूची, C. समवर्ती सूची, D. अवशिष्ट शक्ति। इसका सही जवाब है राज्य सूची। कृषि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के तहत विषयों का बंटवारा किया गया है। राज्य सूची इस सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर अमंग द फॉलोइंग। A. त्रिपिटक, B. उपनिषद, C. अंग, D. आरण्यक। इसका सही जवाब है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य के बारे में और कुछ बातें। बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक से होती है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। इन्हें 3 टोकरियां भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक ग्रंथ है। इन ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इनका रचनाकाल 1ली सदी ईस्वी से 3री सदी ईस्वी तक है। ये सभी सिंहल देश यानी कि श्रीलंका में लिखे गए हैं। त्रिपिटक 3 खंडों में बंटे हुए हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? Which of the following is the official language of the Union Territory of Lakshadweep? A. तमिल, B. मलयालम, C. ग्रेट अंडमानी, D. सिंहला। इसका सही जवाब है मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषाएं मलयालम और अंग्रेजी है,
लक्षद्वीप के ज़्यादातर लोग मलयालम बोलते हैं, हालांकि मिनिकॉय द्वीप पर धिवेही भाषा काफ़ी बोली जाती है। धिवेही एक इंडो-आर्यन भाषा है और मालदीव गणराज्य की आधिकारिक भाषा भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? Who among the following founded the Banaras Hindu University? A. Rabindranath Tagore. B. Ganesh Shankar Vidyarthi. C. गोविंद वल्लभ पंत. D. मदन मोहन मालवीय. इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ बातें। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट, दरभंगा राज के महाराजा रामेश्वर सिंह और नारायण वंश के प्रभु नारायण सिंह और आदित्य नारायण सिंह का भी योगदान रहा। पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय सुधारक थे और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का निर्माण बनारस के वंशानुगत शासक काशी नरेश ने दान की गई जमीन पर करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? अर्ली बुद्धिज्म वेयर वर द टेक्स्ट्स कंपोज्ड? ए. प्राकृत पाठ. बी. पाली. सी. संस्कृत पाठ. डी. चित्रलेखीय पाठ. इसका सही जवाब है पाली। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? Who among the following presents the economic survey? A. प्रधानमंत्री. B. वित्त मंत्री. C. वित्त सचिव. D. लोकसभा अध्यक्ष. इसका सही जवाब है वित्त मंत्री। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुत के बारे में और कुछ बातें। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक व्यापक दस्तावेज होता है। इसमें पिछले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। संविधान में सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय बजट से पहले हर सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? What was the minimum age limit to join the Buddhist Sangha? A. 15 वर्ष. B. 18 वर्ष. C. 12 वर्ष. D. 21 वर्ष. इसका सही जवाब है 15 वर्ष। बौद्ध संघ के बारे में और कुछ बातें। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। हालांकि गौतम बुद्ध के समय में यह आयु कम से कम 8 वर्ष थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद इसे बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? इन विच सिटी इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? ए. मैसूर. बी. मदुरई. सी. हबिडू. डी. वेहोले. इसका सही जवाब है मदुरई। मीनाक्षी मंदिर के बारे में और कुछ बातें। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? What is the standard length of a cricket pitch? A. 24 गज. B. 22 गज. C. 20 गज. D. 18 गज. इसका सही जवाब है 22 गज। क्रिकेट के बारे में और कुछ बातें। क्रिकेट की पिच की मानक लंबाई 22 यार्ड यानी 20.12 मीटर होती है। वहीं इसकी चौड़ाई 10 फुट यानी 3.04 मीटर होती है। दो विकेटों के बीच की दूरी भी आम तौर पर 20.12 मीटर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लियाकत अली देसाई समझौता किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द लायकवाड अली देसाई पैक्ट साइंड? ए. 1945. B. 1922. C. 1940. D. 1932. इसका सही जवाब है 1945। लियाकत अली देसाई समझौता के बारे में और कुछ बातें। लियाकत अली और भूलाभाई देसाई के बीच समझौता साल 1945 में हुआ था। इस समझौते को देसाई लियाकत प्रस्ताव भी कहा जाता है।
यह प्रस्ताव लीग के नेताओं को खुश करने और 1942 से 45 के राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का एक प्रयास था। इस समझौते के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या बराबर रखी गई और अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें तय की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है? Which of the following mountain peaks is located in the Karakoram range? A. त्रिशूल, B. नंदा देवी, C. K2, D. कामेट पर्वत। इसका सही जवाब है K2। K2 पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फुट है। यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र और चीन के शिनजांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। K2 को सैवेज पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मुश्किल चोटी है और यहाँ पर्वतारोहियों की मौत का खतरा ज्यादा होता है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़ी कुछ और बातें। काराकोरम पर्वतमाला एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं तक फैली हुई है। पुराणों में काराकोरम पर्वतमाला को कृष्णगिरी, काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था। काराकोरम पर्वतमाला ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़े कुछ दर्रे हैं, जैसे कि दंदला दर्रा और खुंजराब दर्रा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।